हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप सो यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड के क्लासेस। हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था जीन पियाजे का थ्योरी थी कोग्निटिव डेवलपमेंट। उसके अंडर हमने किया था कोग्निटिव स्ट्रक्चर एंड कोग्निटिव फंक्शनिंग। कोग्निटिव स्ट्रक्चर के अंडर हमने स्कीमास किए थे, कोग्निटिव फंक्शनिंग में असिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन और डिसइक्विलिब्रेशन किया था। तो नेक्स्ट आज हम उसके आगे फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। जीन पियाजे की कोग्निटिव थ्योरी के अंडर डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू उसने अपनी कोग्निटिव स्ट्रक्चर डेवलपमेंट का उसको एलेबोरेट किया था विद द हेल्प ऑफ हिज थ्योरी, विद द हेल्प ऑफ द स्टेजेस। तो लेट अस स्टार्ट। ही गिव द 4 स्टेजेस ऑफ द कोग्निटिव डेवलपमेंट। इसके अंदर उसने अपने 4 स्टेजेस के थ्रू जो कोग्निटिव डेवलपमेंट को डिस्क्राइब किया है कि जैसे जैसे ह्यूमन की स्टेज बढ़ती जाती है, उसकी उम्र बढ़ती जाती है, तो हर एज में उसका कोग्निटिव डेवलपमेंट वो सेम नहीं रहता, डिफरेंट रहता है। हर एज में उसका कोग्निटिव स्ट्रक्चर है, चाहे उसकी कोग्निटिव फंक्शनिंग है, वो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू, बट होती तो चेंज है, इक्वल नहीं रहती हर इंडिविजुअल में, चाहे वो बॉय है चाहे गर्ल है, चाहे मतलब हर एज का जो उसको हर चीज को ग्रास्प करने की उसकी कितनी एबिलिटी है, कैपेबिलिटी कितनी है, हर चीज को अकॉर्डिंग टू हिज जो दिया हुआ है उसका कितना उसका स्टेमिना है, उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे कैसा उसका कोग्निटिव स्ट्रक्चर है, कैसे उसकी कोग्निटिव फंक्शनिंग है, उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे एज बढ़ती है वो उसको कैसे रिसीव कर रहा है। तो जहाँ पे फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। इस एज का जो एज ग्रुप है दैट इज ए 1 to 2 ईयर। इस एज में देखो बच्चे का एसेंस ऑफ लैंग्वेज होता है, वो बोल तो सकता नहीं है, तो वो हमारी जहाँ पे सेंस काम करती है, चाहे हमारी देखने की है, स्मेल लेने की है, टच करने की है, टेस्ट की है, ऑल दीज आर अवर सेंस जो हमारे काम करती है उस वक्त व्हेन वी आर नॉट, जब हम किसी से बात नहीं कर सकते, हमारे हमारे पास कोई लैंग्वेज नहीं है, हम अपने इमोशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो उसमें क्या है हमारी सेंस उसमें काम करती है। जैसे ठीक है एसेंस ऑफ लैंग्वेज, बच्चा बोल तो नहीं सकता, बट वो फिर भी अपने जो इन्वायरमेंट है, इर्द गिर्द के लोग हैं, जो इर्द गिर्द उसके इन्वायरमेंट है, उसको कोऑर्डिनेट करने लग जाता है। तो वो कैसे, उसमें फर्स्ट जो उसका बर्थ है, एट द बर्थ एज में उसमें किसी प्रकार की कोऑर्डिनेशन नहीं रहती, उसकी जो रिफ्लेक्सेस होती है वो अनकोऑर्डिनेटेड होती है। ठीक है, जैसे बच्चे को भूख लगती है तब भी वो क्राई करेगा, है ना, उसको दर्द हो रहा है तब भी वो क्राई करेगा, भाई हर चीज को वो अनकोऑर्डिनेटेड शो करेगा। जैसे अनकोऑर्डिनेटेड रिफ्लेक्सेस हमारे होते हैं, जैसे जो हमने किया था सकिंग, लुकिंग, रीचिंग और ग्रास्पिंग। ठीक है, पहले बच्चे को आप कोई ऑब्जेक्ट देते हो, उसको सब करता है, उसको देखता है, फिर उस तक पहुंचने, फिर उसको इस प्रकार जो हमारे उनमें उसका किसी प्रकार का कोऑर्डिनेशन नहीं रहता, जो हमारी रिफ्लेक्सेस होती हैं उसमें अनकोऑर्डिनेशन रहता है बच्चे का एट द बर्थ। नेक्स्ट 4 मंथ में वो इन चीजों में कोऑर्डिनेशन बनाना सीख जाता है। ठीक है, आप उसको कोई ऑब्जेक्ट देते हो, उसको वो सब करेगा। ठीक है, अगर किसी चीज को वो देख रहा है, उसके सामने कोई बॉल पड़ी है, कोई टॉय पड़ा है, अगर उसको देख रहा है, कौन सी एज है 4 मंथ की, तो उसके पास उसके तक पहुंचने की, वो अपनी रीच करने की अपनी कैपेसिटी, अपनी एबिलिटी लगाएगा। तो 4 मंथ में इन चीजों को कोऑर्डिनेट करने लग जाएगा। नेक्स्ट 8 मंथ में क्या हो जाएगा, उसका ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाएगा। इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होगी, अनकोऑर्डिनेशन से कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन के बाद वो ऑब्जेक्ट परमानेंस करने लग जाएगा। तो इसमें क्या है, जैसे आप बच्चे को आप कोई टॉय देते हो, कोई बॉल कुछ भी देते हो खेलने के लिए, वो बच्चा खेल रहा है उसके साथ, वो उसमें खेलने में मस्त है, उसमें मगन है। ठीक है, उसको एंजॉय कर रहा है अपने खेल को, चाहे कोई बॉल है चाहे कोई टॉय है। जब आप उसको खेलते खेलते उसके सामने से उस टॉय को उठा लेते हो, ठीक है, उसको कहीं अलग रख देते हो, उसके उसकी आंखों से ओझल कर देते हो, तो बच्चे के माइंड में क्या जाता है, तो वहां पे बच्चा अपना क्या दिमाग लगाता है कि ऑब्जेक्ट तो है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की परमानेंसी तो है जब तक उसके सामने है, जब आपने वहां से उठा लिया तो उसका जो क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। ठीक है, उसको लगेगा अगर वो वहां से टॉय उठा लिया, जहां बॉल उठा ली, तो उसकी जो दिमाग की क्रियाएं हैं वो सोचेगी कि वो चीज डिसअपीयर होगी, वो वहां पे अब नहीं है, वो खत्म होगी, उसको
दिखाई नहीं दे रही तो वो नहीं है उस चीज को। तो इस प्रकार का उसका एक ऑब्जेक्ट परमानेंस बन जाता है कि वो चीज जहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। तो जब नेक्स्ट बच्चा 2 साल का हो गया, देखो वही बच्चा 2 साल का खेल रहा है, तो आपने क्या किया, बॉल को उठाया, जहाँ टॉय को उठाया कहीं, है ना, छुपा दिया, अंडर द टेबल रख दिया, ठीक है, अंडर द किसी ब्लैंकेट के अंदर आपने छुपा दिया। तो इसमें क्या जाएगा, बच्चे का परमानेंट आइडेंटिटी आ जाएगी, परमानेंट आइडेंटिटी। तो इसमें बच्चे का क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, 1 से 2 साल का आपने उठाकर इधर उधर रख दिया, तो यहाँ पे बच्चा ढूंढेगा, क्योंकि इस जहाँ पे 2 साल तक के बच्चे को ये पता चल जाएगा कि बॉल और जहाँ उसका टॉय है वो कहीं रख दिया गया, उसकी आंखों से ओझल कर दिया, बट उस ऑब्जेक्ट का परमानेंट है, परमानेंट आइडेंटिटी हो जाती है बच्चे को कि वो ऑब्जेक्ट है कहीं ना कहीं। वो फिर ब्लैंकेट को उठाएगा, अंडर द टेबल उसको ढूंढने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे का क्या हो गया, परमानेंट आइडेंटिटी के है वो चीज एग्जिस्ट है, बट मेरे से कहीं दूर कर दी, मेरे से कहीं ओझल कर दी गई है, बट उसके माइंड का जो कॉन्सेप्ट वो क्या बन गया, परमानेंट आइडेंटिटी। तो नेक्स्ट स्टेज रहेगी हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस एज का जो ग्रुप है दैट इज ए 2 to 7 ईयर। अब देखो 2 से 7 साल के तक चलेगा कि 2 से 7 साल तक बच्चे की कैसे कैसे जो उसकी कोग्निटिव एबिलिटीज में, जहाँ उसके कोग्निटिव डेवलपमेंट के कोग्निटिव स्ट्रक्चर में, कोग्निटिव फंक्शनिंग में क्या क्या चेंजेस रहेंगी। तो सबसे पहले हमारा उसके अंदर जो फेज है दैट इज ए प्री कंसेप्चुअल। प्री कंसेप्चुअल फेज, फेज मतलब उस एज स्टेज का है ना, उसका एक फेज लेते हैं जो उसका एज ग्रुप है दैट इज ए 2 to 4 ईयर। जहाँ पे आपने स्टेज नहीं लिख ली, ये भी आप ध्यान पे रखना, फेज और स्टेज में फर्क रहेगा। प्री कंसेप्चुअल फेज रहेगा और प्री ऑपरेशनल स्टेज रहेगी। तो इसमें क्या होता है, प्री कंसेप्चुअल फेज में क्या रहता है, जो एज ग्रुप है वो 2 to 4 ईयर रहेगा। तो इसमें क्या रहेगा, बच्चे की रूडिमेंट्री कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, जो कॉन्सेप्ट वो डेवलप होंगे। रूडिमेंट्री जो कच्चे होते हैं, मतलब उनमें बच्चे को भी क्लियर नहीं होता, कंफ्यूजन रहती है, दैट इज अ रूडिमेंट्री कॉन्सेप्ट होते हैं, वो वो उनकी फॉर्मेशन बन जाएगी। प्री कंसेप्ट जो मतलब उसने पहले अपनी प्रीवियस जो लाइफ में जो एक्सपीरियंस लिए हैं, जो एक्सपीरियंस उसने किए हैं, वो इस एज में आकर वो उसको क्या करेगा, एक दूसरे से मैच करेगा। जो उसकी प्रेजेंट एज है, जो उसमें सीख रहा है और जो उसने प्रीवियस में सीखा है, वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल डिफर होगा। तो इसमें क्या रहेगा, डिफरेंशियल जो स्टेज रहेगी कि जो उसने पहले सीखा हुआ है और जो प्रेजेंट लाइफ में जो आगे उसमें चल रहा है, दैट इज टोटली डिफरेंशियल। तो वो क्या, जो उसने प्रीवियस चीजें सीखी हैं वो बिल्कुल खत्म कर दी जाती हैं। इसमें जो उनका लॉजिकल वे थोड़ा सा इलॉजिकल रहता है, प्रॉपर नहीं होता, उनका लॉजिकल इलॉजिकल रहता है। तो इसमें क्या रहता है, ना तो उनकी जो थिंकिंग है डिडक्टिव रहती है और ना ही इंडक्टिव रहती है। तो उनकी जो थिंकिंग रहती है वो ट्रांसडिक्टिव रहती है, क्योंकि उनका जो लॉजिकल है अभी कॉन्सेप्ट उनका हुआ ही नहीं क्लियर, क्योंकि जहाँ पे वो इमेजिनेशन रहेगा, हर चीज इमेजिनेट करेगा, ठीक है, कोई भी चीज को वो परमानेंट नहीं ले रहेगा, जो उसको सही लगेगा उसको ही वो रियलिटी मानेगा, ठीक है, रिमूव्ड फ्रॉम द रियलिटी। ठीक है, यहाँ पे देखो जो भी चीज वो कर रहा है, वो जो भी चीज सीख रहा है वो उसकी रियलिटी से परे होगी, ठीक है, उसमें किसी प्रकार की रियलिटी नहीं होगी। जैसे इसमें क्या है, लिविंग और जो नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है, जैसे छोटे बच्चे हैं, जब कोई गर्ल है आप उसको कोई डॉल देते हो खेलने के लिए, वो देखो उसके साथ ना एक ह्यूमन का तरह व्यवहार करती है, उसकी तरह बिहेवियर करती है उस डॉल के साथ, है ना, उसको नहलाती है, कपड़े पहनाती है, उसको मेकअप करती है, उसको खाना खिलाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बच्चे को पता नहीं होता लिविंग एंड नॉन लिविंग की थिंग कौन सी। फेज देखो 2 to 4 ईयर का बच्चा है, ठीक है, अगर बॉय है किसी टॉय के साथ, कोई उसके पास गाड़ी है उसके साथ खेल रहा है, तो वो उसके साथ कैसे है ना, एक उसको लगेगा कि ये एक ओरिजिनल गाड़ी है, उसी की तरह उसको चलाने की कोशिश करेगा, उसको साफ करेगा, ठीक है, हर चीज को उसका पार्ट खोल कर देखेगा। तो इस प्रकार क्या रहता है, उनको लिविंग एंड नॉन लिविंग लिविंग में उनको किसी प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते।
ठीक है, क्योंकि वो उनका रिमूव फ्रॉम द रियलिटी रहेगा। तो यहाँ पे बच्चा ईगोसेंट्रिक रहता है। जो काफी बार आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ईगोसेंट्रिक क्या होता है। तो इसमें क्या होता है ईगोसेंट्रिक, क्योंकि बच्चा सोचता है कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं, क्योंकि उनकी हर चीज रियलिटी से परे है, ठीक है, कि वही सही है, जो उसने सोचा है, जो वो काम कर रहा है, ठीक है, जो उसकी ट्रांसडिक्टिव है, जो उसका रूडिमेंट्री कॉन्सेप्ट बिहेवियर है, डिफरेंशिएशन है, वो सारा उनका ईगोसेंट्रिक रहता है, ठीक है, वो वही सही है जो वो काम कर रहे हैं। जैसे इसमें एक एग्जांपल रहते हैं, जैसे बच्चा चल रहा है ना, समटाइम देखो कि मून भी उसके साथ साथ चल रहा है, तो जब वो रुक जाएगा तो मून भी रुक जाएगा, फिर वो चलेगा तो मून फिर साथ चलेगा, इस प्रकार। फिर अगर वो रुक गया तो मून भी रुक गया, फिर चलेगा, मून साथ चलेगा। तो इस प्रकार उसको क्या लगेगा कि जैसे जैसे मैं चल रहा हूँ, जो मून है वो भी उसके साथ चल रहा है, ठीक है। अगर वो रुक गया तो मून भी रुक जाएगा, अगर वो चलेगा तो इसमें उसका एक इगोसेंट्रिक कि मैं चल रहा हूं तभी मून चलेगा, अगर मैं रुक गया तो मून रुक जाएगा। इस प्रकार बच्चे में, क्योंकि उसको उसका किसी प्रकार भी कोई कॉन्सेप्ट, रूडिमेंट्री कॉन्सेप्ट उसके काम कर रहे हैं अभी। इसमें सेकंड फेज रहेगा आपका इंट्यूटिव फेज। इसका जो ईयर ग्रुप है दैट इज ए 4 to 7 ईयर रहेगा। इसमें बच्चे का एडवांस लेवल आ जाएगा। एडवांस लेवल जैसे आप बच्चे को फ्रूट्स नेम बताएंगे ना, कि आप फ्रूट नेम बताओ, तो बच्चा फ्रूट नेम, कलर्स नेम पूछोगे तो बच्चा कलर्स नेम के बताएगा, ट्रांसपोर्ट नेम पूछोगे तो बच्चा ट्रांसपोर्ट नेम बताएगा। अब देखो एज ग्रुप 4 to 7 ईयर की है, ठीक है। वेजिटेबल्स नेम पूछोगे तो बच्चा वेजिटेबल्स नेम बताएगा। तो इसमें क्या है, थोड़ा बच्चों में एडवांस लेवल हो गया, उनको डिफरेंशिएट करना पता लग गया कि हाँ इसमें डिफरेंशिएट है, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी का भी काउंट उसमें, ठीक है, कि जब चीजों को रिवर्स करेंगे तो उनका वो कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। रिवर्सिबिलिटी में जैसे 2/3 भी 6 होता है, 3/2 भी 6 होता है। अगर आप उसके सामने लिख दोगे 12 - 4, तो इसमें थोड़ा जो वो सोचेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, रिवर्सिबिलिटी का उसको पता चल जाएगा, इसमें उसको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो एक क्या होता है, तो बच्चे को इसमें हाइट का, वेट का और क्वांटिटी का, वो उस चीज का पता लगने लग जाता है। जैसे इसमें आप बच्चे को ऐसे दो हमने लाइन बना दी ऐसे, ठीक है, ये लाइन है। तो बच्चे से आप पूछो कि दोनों की लेंथ सेम है, तो ये देखो दोनों की लेंथ तो सेम रहेगी, ठीक है। इसमें क्या है, एक हमने थोड़ी आगे करके बना दी, दूसरी पीछे, बट इनकी जो लेंथ है वो सेम रहेगी। तो यहाँ पे बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है, कि दोनों चीजों में सिमिलैरिटी है। फिर आप कोई भी हाइट बना लो, ठीक है। जैसे ये देखो, आप एक आपने एक जार बना लिया, उसके अंदर आपने क्वांटिटी बना दी, तो एक आपने ऐसे बना दिया, उसमें आपने क्वांटिटी बना दी। तो बच्चा ये बोलेगा कि दोनों में जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ लिक्विड है, वो सेम है। नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट बच्चा समझने लग जाएगा, ठीक है, कि दोनों में अगर इसको दोनों को इक्वल करेंगे, ठीक है, एक अलग अलग डिफरेंट हम उसमें जार में डालेंगे, तो इसकी भी क्वांटिटी सेम होगी और इसकी भी क्वांटिटी वो सेम होगी। क्वांटिटी को हमने देखा है। तो इस प्रकार क्या है, बच्चे की जो एडवांस लेवल की और रिवर्सिबिलिटी है, क्वांटिटी है, वो उसको जैसे ऐसे एक और देखो, ऐसे आपने बना लिया, एक आपने एक बीड्स बना ली ऐसे करके, ठीक है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 है। अब इसको आप अलग अलग ऐसे डिफरेंट जो है ना डिस्टेंस के ऊपर शो करते हो, तो बच्चे को ये पता चल जाएगा कि जे इनमें भी सेम है, जे भी सेम है, ठीक है। इसमें बीट सेम है, इसमें भी बीट्स सेम है। इसमें बच्चे को सर्कल के बारे में पता चल जाएगा, सर्कल डिफरेंशिएट है, ट्रायंगल है, ठीक है, आपका रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, इनमें डिफरेंशिएट, बच्चों को डिफरेंशिएशन पता लग जाता है कि शेप्स में उनको डिफरेंशिएट करना आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार इसकी और ऐसे लगा लो आप, ठीक है। तो बच्चे को ये पता चलेगा कि इसमें जो नंबर्स ऑफ जो बीड्स है, सारों में ऑल जो हमारे जो दिए हुए हैं कॉन्सेप्ट, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट, तो उसमें क्या है, सेम है। इसमें बच्चे का इंट्यूटिव फेज में ये चीजें, रिवर्सिबिलिटी,
एडवांस लेवल रहेगा। नंबर के बारे में उनको पता चल जाएगा, क्वांटिटी के बारे में पता चल जाएगा, हाइट का, वेट का, और क्या है बच्चे को सर्कल का कि सर्कल ट्रायंगल से डिफरेंशिएट होती है, ठीक है, रेक्टेंगुलर स्क्वायर से डिफरेंशिएट होता है। दीज आर द शेप्स ऑफ द मैथमेटिक्स। इस प्रकार बच्चे को डिफरेंशिएट पता लग जाता है कि मैं मैथ पढ़ रहा हूँ, साइंस पढ़ रहा हूँ, एसएसटी पढ़ रहा हूँ, तो कौन कौन से बच्चा उनमें डिफरेंशिएट करना सीख जाता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है थर्ड स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट इज ए कंक्रीट ऑपरेशनल। अब कंक्रीट क्या होता है ये समझो। अब कंक्रीट जो चीज हमें दिखाई दे रही है, ठीक है, उसकी शेप है, साइज है, कलर है, जैसे चेयर है, जो चीज आपको दिखाई देती है वो होता है हमारा कंक्रीट ऑब्जेक्ट, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं, नाप सकते हैं। दैट इज ए कंक्रीट ऑब्जेक्ट। तो हम अपने आइडियाज लगाते हैं, उसके ऊपर कॉन्सेप्ट बनाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं ना, चाहे चेयर है, टेबल है, कोई एनिमल है, तो इसके ऊपर हम बच्चे को कॉन्सेप्ट डेवलप करना सिखाते हैं। तो जब उसके आइडियाज डेवलप हो जाते हैं उनके, अब देखो जो कंक्रीट ऑपरेशन की जो स्टेज एज ग्रुप है दैट इज 7 to 11 ईयर्स। तो जैसे इसमें बच्चा माई स्कूल का ऐसे लिखता है, माई सेल्फ के बारे में लिखता है, तो वो क्या है उसके कंक्रीट, जिसके साथ कंक्रीट के बेस्ड ही ऊपर ही बच्चा अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करता है, अपने आइडियाज को लगाता है, अपने लॉजिक लगाता है, ठीक है। इसमें बच्चे का डिडक्टिव इंडक्टिव आ जाते हैं, डेवलप हो जाता है, सिस्टमेटिक करने लग जाता है चीजों को, रीजनिंग आ जाती है, उसकी कंक्लूजन करने लग जाता है हर चीज को, कोई चीज उसने लिखी है उसका कंक्लूड कैसे करना है। इरिवर्सिबल होता है कि हम अगर दो सिस्टर हैं तो मेरी एक और सिस्टर है, तो इसके प्रकार बच्चे को अनरिवर्सिबल करने लग जाता है, अनरिजिड हो जाता है, ठीक है। कोई भी चीज उसके लिए रिजिड नहीं होती तो उसको फ्लेक्सिबल हो जाता है इसमें बच्चा, उसका नो लॉन्गर इगोसेंट्रिक नहीं रहता बच्चा, ठीक है। कि बच्चे की जो इगोसेंट्रिक है वो खत्म हो जाती है। वो इसको लगता है कि जो कुछ चीजें जो इर्द गिर्द है, जो उसको बड़े बता रहे हैं, जो उसको टीचर्स बता रहे हैं, वो चीजें सही है, जो उसके इन द वर्ल्ड जो चीजें जो कंक्रीट ऑब्जेक्ट में पड़ी है, ऑल दीज आर द थिंग्स, वो वैसी ही है, नॉट लाइक दैट कि जैसे मैंने सोचा था। जैसे मैंने इगोसेंट्रिक में उसकी मून की एग्जांपल दी थी ना, तो इसमें उसका जो इगोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाता है। डील्स विद एडिक्विटी, तो इसमें बच्चा अपनी कोई भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, प्रॉब्लम्स को टैकल करना सीख जाता है। कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर के बारे में पता चल जाता है बच्चे को, या कार्डिनल नंबर कौन सी होती है, ऑर्डिनल नंबर्स कौन से आते हैं, और जैसे इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग करना है, डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग नंबर करना है, स्मॉलेस्ट है, लार्जेस्ट है, बच्चा नंबर्स को ढूंढने लग जाता है। जैसे पहले बच्चे ने रिवर्सिबल सीखा था कि उसके अलावा अब मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है, ठीक है। एक स्टेटमेंट के अंदर हमने सारे जो साइन ऑफ मैथमेटिक्स है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, प्लस है, माइनस, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, सिंप्लीफाइड ऑफ द क्वेश्चन है। तो बच्चे में ये चीजें इन द कंक्रीट जो उसके चीजें उसको सिखाई जाती हैं, सिर्फ उसके ऊपर अपने उसके अकॉर्डिंग ही लॉजिक लगाता है। जैसे बच्चे को अपनी एक सम करवा दिया सिंपल ऑफ इंटरेस्ट का, दूसरा आपने क्वेश्चन वैसा सेम बच्चा वही मेथड लगा के उस सम को नेक्स्ट सॉल्व करेगा, दैट इज हिज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। उसमें सब हम थोड़ी बहुत ही वैल्यू चेंज कर देते हैं, जैसे सिंपल इंटरेस्ट का हमने उसको फॉर्मूला बता दिया, सेम एज इट इज अप्लाई करके एक सम हमने उसको बता दिया, समझा दिया, उसको समझ भी लग गया। तो जब उसको सेकंड क्वेश्चन देंगे तो बच्चा वही सारा कॉन्सेप्ट लगाकर, वही सारा आइडिया जो उसने समझा है अपने अकॉर्डिंग, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश, रीजनिंग करने लग जाता है बच्चा, ठीक है। कि जैसे रीजनिंग में हर प्रकार के क्वेश्चन लॉजिकल मीनिंग उसमें लगाते हैं बच्चे, डायरेक्शंस है, डायरेक्शन का पता लग जाता है, ठीक है, जो भी नॉर्थ ईस्ट है, तो हर जो बच्चे को इसमें अपनी रीजनिंग और लॉजिकल और कंक्लूजन लगाने लग जाता है। अब आ गया फॉर्मूला ऑपरेशन, ये हमारी मतलब लास्ट स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट की होती है। इसमें बच्चा काफी हर चीज को
अपने वे ऑफ के अकॉर्डिंग चलने लग जाता है। हाइपोथेटिकल होता है, हाइपोथेसिस बनाता है कि हर चीज को वेरीफाई करने लग जाता है। हाइपोथेटिकल क्या बनाते हैं, अपने खुद की हाइपोथेसिस बनाते हैं कि ये चीज मैंने फ्यूचर में इसको डिडक्ट करके सोचा है कि ये ऐसे हो सकता है, हुई नहीं, हो सकता है, ठीक है। उसके ऊपर फिर वो रिसर्च उसको वेरीफाई करेगा कि उसने जो हाइपोथेसिस लगाया था वो ठीक था या गलत था, नल था, कैसे उसका हाइपोथेटिकल लगाया। जैसे उसने मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर्मल ऑपरेशन हमारा जो लास्ट जो इसका जो एज ग्रुप है वो होता है 11 12 टू ऑनवर्ड रहेगा। तो इसमें क्या रहेगा, इस एज में क्या रहता है बच्चा ऑपरेशनल फॉर्मल स्टेज में, जैसे इसमें रहेगा कि जैसे बच्चे का कोई भी हाइपोथेटिकल क्या बना लेते हैं कि जो बॉयज है वो गर्ल्स से ज्यादा इंटेलिजेंट है, जहां वो हाइपोथेटिकल ये बनाएगा कि गर्ल्स है वो बॉय से ज्यादा इंटेलिजेंस रहती है। तो इस प्रकार उनके एक हाइपोथेसिस बन जाते हैं बच्चों के। जो ऑपरेशनल स्टेज रहती है वो 11 टू अब ईयर तक चलेगी, ऑनवर्ड चलेगी। 11 टू अब लिख लो या ऑनवर्ड, ठीक है। हाइपोथेसिस हम ऐसे अपने बना लेते हैं कि मैंने ऐसे सोचा है कि अर्बन एरिया के बच्चे की जो एजुकेशन है वो रूरल एरिया के बच्चे से ज्यादा मतलब अच्छी होगी, है ना, उनमें बच्चों का जो एजुकेशन लेवल होगा वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये हमारे एक हाइपोथेसिस बन जाते हैं, बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका वो फॉर्मूला मतलब अपने अकॉर्डिंग वो सोचते हैं कि ऐसी चीज क्या हो सकती है, ठीक है। ऐसे उनके हाइपोथेटिकल्स, उनका एक क्रिएटिव एस्पेक्ट बन जाता है, खुद के आइडियाज को बनाना, क्रिएट करना, रिसर्च करना, ठीक है, कि जो सही और गलत बात को इसमें कंपैरेटिव स्टडी करने लग जाता है। जैसे हम पुरातन चीजों को उठा लें, ठीक है, कुछ आइडियाज उठा लें और हमारे जो न्यू है आइडियाज उनको उनमें हम कंपैरेटिव स्टडी करने लग जाते हैं। दैट इज ए फॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द कोग्निशन डेवलपमेंट। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है, यहाँ पे हमारा कंक्रीट काम कर रहा है, जहाँ पे हमारा अब्स्ट्रैक्ट का, यहाँ पे अब देखो हम कंक्रीट को तो हमने कॉन्सेप्ट समझे कि जो मुझे दिखाई देता है वो मौजूद है। अब्स्ट्रैक्ट में क्या है, जो चीजें मुझे दिखाई नहीं दे रही, ठीक है, कि उसके अलावा भी कुछ चीजें एग्जिस्ट है, ठीक है, ठीक है, हमारे दे आर द डिफरेंट प्लैनेट्स ऑफ आवर अर्थ ना, तो उसके अलावा कुछ और चीजें भी गैलेक्सी में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जो हमें दिखाई नहीं देती। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है वो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में आता है, ठीक है, कुछ लोग मानते हैं कि गॉड है, कुछ लोग नहीं मानते कि गॉड नहीं है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ थिंग्स एनालाइज करते हैं, जो चीज आपके आंखों से ओझल होती है आप ये मानते हैं कि उसकी एग्जिस्टेंस है, ठीक है, आप उसके ऊपर स्टडी करते हो कि वो कितने लेवल तक है, कितने किसी के आप किसी के बारे में कितना सोचते हो, ठीक है, वो कितने किस लेवल तक सही है, किस लेवल तक गलत है, ठीक है, कि उसमें क्या ये सारी चीजें कैसे आपको पता चलता है कि एग्जिस्टेंस है, क्योंकि आपने पहली सारी नॉलेज को इकट्ठा किया फ्रॉम द सेंसरी स्टेज टू टू अप टू द कंक्रीट स्टेज। उस सारी नॉलेज को इकट्ठा करके आप उनको फॉर्मल स्टेज में अप्लाई करते हो, ठीक है, तभी वो आपका, ये नहीं कि आपने इस लेवल में आकर कि आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है, ठीक है, हर एज में हर स्टेज में जो आपने सीखा है अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या है उसको मानकर उसको सोचकर उसको आगे फर्दर उसके ऊपर रिसर्च होती है। इमेजिनेशन, जैसे ये नहीं इमेजिन कर सकते कि जो किसी भी चाइल्ड के 3 फादर है ना, दैट इज ए अनलॉजिकल इमेजिनेशन रहेगी, ठीक है। तो कोग्निशन रहेगा इसमें, ठीक है, हर चीज हम अपने सोच के अपनी समझ से अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ करेंगे। तो जहाँ पे हमारी साइंटिफिक थिंकिंग रहेगी, हमारी हर चीज को साइंटिफिक वे में सोचेंगे, ठीक है। किसी भी चीज को हम एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पहले हम उसके प्रॉज एंड कॉन्स जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है, हर चीज की अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं उनको जानने की कोशिश, हर चीज में आप एक साइंटिफिक थिंकिंग लगाओगे, ठीक है, वहम भरमों पे आप विश्वास नहीं करोगे कि वे ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता है, तो आप एक साइंटिफिक थिंकिंग रखेंगे। नो नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन, ठीक है, इसमें क्या है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम में, हाँ ठीक है, इस लेवल में हम अपनी प्रॉब्लम्स को टैकल करना सीख जाते हैं, ठीक है। जहाँ पे देखो अब हम क्या किए थे, हाइपोथेटिकल नंबर ऑफ हाइपोथेसिस लगा के हम अपने
जो सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम है उनको ड्रॉ आउट करते हैं। काफी हम नंबर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन, एक कंसेप्ट से अगर हमारा एक बात से हमारी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती, एक सोल्यूशन से नहीं होती प्रॉब्लम सॉल्व, तो हम दूसरी सोल्यूशन को लगाते हैं, है ना। मेरा खुद का आइडिया काम नहीं किया, मैंने किसी और से सलाह ली, मैं अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। तो आप डिफरेंट जो अपने नंबर्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ टाइप ऑफ सोल्यूशन लगाओगे ताकि आप उस प्रॉब्लम से निकल सको। जैसे हाइपोथेटिकल भी हम यही लगाते हैं कि मेरा एक हाइपोथेसिस काम नहीं किया तो मैंने दूसरा हाइपोथेसिस काम करेगा, है ना। तो इस प्रकार आप अपने सोल्यूशन लगा लगा कर अपनी जो प्रॉब्लम है ना उनमें से आप बाहर निकलने से अल्टरनेटिव सोल्यूशन लगाते हो, ठीक है। वो तभी लगा सकते हो जब हम फॉर्मल में होते हैं। फॉर्मल ऑपरेशन जो जब 7 to 11 ईयर का बच्चा है तो इस लेवल का हो जाता है कि वो काफी टाइप्स ऑफ जो, जैसे हम इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे को कोई क्वेश्चन करवा दिया, ठीक है, उसके रिलेटेड हमने कोई और क्वेश्चन डिफरेंट वे से किया, है ना, अलग अलग मेथड, ये जैसे एलसीएम करना है किन किन मेथड से करना है, डिवीजन मेथड से करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है, एलसीएम को कैसे सॉल्व आउट करना है। देयर आर सो मेनी मेथड्स टू सॉल्व द एलसीएम। हर किसी भी सवाल को, किसी भी सम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग सोल्यूशन बताए जाते हैं। तो बच्चा जो उसको अच्छे से समझ आता है, जो उसको समझ में अच्छे से लग जाता है, तो वो उस मेथड के थ्रू सम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। हर कोई भी सवाल है, कोई भी सम है, बच्चा डिफरेंट वे के साथ, ठीक है, डिफरेंट सोल्यूशन लगाकर उसका आंसर निकालने की कोशिश करता है। तब उसका वो कॉग्निशन जो माइंड है, जो उसकी साइंटिफिक थिंकिंग है, वो काम करती है। जनरलाइज, हर चीज को जनरलाइज करना सीख जाएगा, ठीक है, कैसे कैसे जनरलाइज करना है, ठीक है। जैसे फ्रूट है, वहां पे बच्चा फ्रूट्स नेम है ना, कलर्स नेम है, वो सारे सीख जाता है। फिर उसको कैसे जनरलाइज, फ्रूट के अंदर भी उसको जनरलाइज करने सीख जाता है, ठीक है। कौन सा फ्रूट है ना खट्टा है, टेस्ट है उसका, डिफरेंशिएट ऑफ टेस्ट का, मीठा है, सोर है, ठीक है। इस प्रकार बच्चे जो फॉर्मल ऑपरेशन में, ठीक है, कौन सा फ्रूट है ना, कैसे किस फ्रूट में बीज होते हैं, किस फ्रूट में बीज नहीं होते, तो इस प्रकार का वो जनरलाइज करने लग जाता है कि जो उसने खुद का भी रिजल्ट किया उसको भी जनरलाइज किया जाएगा। मेंटल मैच्योरिटी हो जाएगी बच्चा, जब बच्चा हाइपोथेटिकली सीखने लग जाता है चीजें, तो वो मेंटली मैच्योर हो जाता है, हर चीज को अच्छे से परपक करने लग जाता है, क्योंकि इसमें वो काफी सारी चीजों को लगाकर वेरीफाई करके वो रिजल्ट तक पहुंचता है। तो इस प्रकार उसका इस लेवल में बच्चे का जो अटेन ऑफ मेंटल मैच्योरिटी डेवलप हो जाता है। तो ये था हमारा फॉर्मल ऑपरेशन। तो उसने अपनी 4 जो स्टेजेस थी जीन प्याज ने दी थी, तो आप इनको एक बार अच्छे से कर लेना। सेंसरी फर्स्ट में हमने की थी, सेंसरी मोटर स्टेज की थी, ठीक है। उसके बाद प्री ऑपरेशनल की थी, थर्ड आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल है और फॉर्मल ऑपरेशन है। जी उसने 4 स्टेजेस ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाज गिवन बाय जीन पियाजे। आप इसको अच्छी तरह से इसको पढ़ लेना, जी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, थैंक यू।